स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी नोएडा, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नोएडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा की गई है, जो जापानी मूल की कंपनी है। यह तकनीक मौजूदा 7 nm और 5 nm की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। इससे उच्च प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और अधिक कंप्यूटिंग दक्षता संभव होती है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस वर्ष 2021 में COP26 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मीथेन उत्सर्जन को कम करने की कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। 2. इस प्रतिज्ञा में शामिल देश वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% तक सामूहिक रूप से घटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3. इसका नेतृत्व भारत करता है, जो वैश्विक रूप से शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा। ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा को नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन में मीथेन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कार्यवाही को तेज करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, अतः कथन एक सही है। इस प्रतिज्ञा में शामिल देश वर्ष 2030 तक 2020 के स्तर की तुलना में कम से कम 30% मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अतः कथन 2 सही है। भारत इस प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह विश्व में शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जकों में शामिल है, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस पहल का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ कर रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जीडीपी मूल्य अपस्फीति कारक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापता है। 2. आधार वर्ष एक संदर्भ बिंदु होता है, जो विभिन्न वर्षों के जीडीपी की गणना और तुलना के लिए एक स्थिर मानदंड प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीडीपी मूल्य अपस्फीति कारक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापता है, अतः कथन एक सही है। आधार वर्ष एक संदर्भ बिंदु होता है, जिसका उपयोग अन्य वर्षों के जीडीपी आंकड़ों की गणना और तुलना के लिए किया जाता है, जो आर्थिक प्रदर्शन को समय के साथ मापने के लिए स्थिरता और मानदंड प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2012 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकना है। 2. यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकना है, अतः कथन एक सही है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसके सदस्य कानून, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक प्रबंधन और सार्वजनिक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। आयोग विभिन्न प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है तथा अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पेशेवरों की एक टीम नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक 2 चरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे उच्च सटीकता और गति के लिए डिजाइन किया गया है। 2. इसमें ठोस ईंधन बूस्टर और एक तरल ईंधन रैमजेट इंजन का उपयोग होता है, जो मैक 3 की क्रूज गति बनाए रखता है, जिससे यह विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बन जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रह्मोस एक 2 चरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे उच्च सटीकता और गति के लिए डिजाइन किया गया, अतः कथन एक सही है।
इसमें पहले चरण में ठोस ईंधन वाला बूस्टर होता है, जिसके बाद दूसरे चरण में तरल ईंधन से संचालित रैमजेट इंजन होता है जो मैक 3 या ध्वनि की गति से 3 गुना की क्रूज गति बनाए रखता है, जिससे यह विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बन जाती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, केंदु पत्ते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह बांस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। 2. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार इसे लघु वनोपज के अंतर्गत शामिल किया गया है। 3. ओडिशा भारत का सबसे बड़ा केंदु पत्ता उत्पादक राज्य, जिसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंदु पत्ता यह बांस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है, अतः कथन 1 सही है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार बांस और साल के बीज की तरह उनके संग्रह, व्यापार एवं प्रसंस्करण को नियंत्रित करती है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार इसे लघु वनोपज के अंतर्गत शामिल किया गया है, अतः कथन 2 सही है। ओडिशा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंदु पत्ता उत्पादक राज्य है, जो प्रतिवर्ष लगभग 4.5 से 5 लाख क्विंटल उत्पादन करता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 20% है, अतः कथन 3 सही नहीं है। ओडिशा के गांव वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत केंदु पत्तों के व्यापार को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए सरकार द्वारा विनियमन हटाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह हिंद महासागर में एक अंतर समुद्री पठार है जो कन्याकुमारी से 80 किलोमीटर दूर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। 2. यह विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों में से एक है जहां उच्च जैव उत्पादकता पाई जाती है तथा यह मछलियों के लिए एक प्रमुख भोजन एवं प्रजनन स्थल है। 3. वर्ष 1976 के भारत श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते के तहत भारत को पेट्रोलियम और खनिजों की खोज को छोड़कर वेस्ट बैंक पर अधिकार प्रदान किए गए। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वेस्ट बैंक यह हिंद महासागर में एक अंतर समुद्री पठार है जो कन्याकुमारी से 80 किलोमीटर दूर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। यह अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता और प्रचुर मत्स्य संसाधनों के लिए जाना जाता है। यह विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों में से एक है जहां उच्च जैविक उत्पादकता पाई जाती है तथा यह मछलियों के लिए एक प्रमुख भोजन एवं प्रजनन स्थल है, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1976 के भारत श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते के तहत भारत को वेस्ट बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त है, जिसमें पेट्रोलियम और खनिजों की खोज का अधिकार शामिल है, जबकि श्रीलंकाई मछुआरों को इस क्षेत्र में मत्स्य संग्रहण से प्रतिबंधित किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी उत्पत्ति 1948 के अरब इसराइल युद्ध से प्रवासियों के विस्थापन के कारण हुई है। 2. भारत IOM का सदस्य राज्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द्वितीय विश्व युद्ध की उथल पुथल के बाद यूरोप से प्रवासियों के आंदोलन के लिए अनंतिम अंतर सरकारी समिति के रूप में वर्ष 1951 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की शुरुआत हुई। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में केवल 16 विशेष एजेंसियां हैं और IOM उनमें से एक नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन में वर्तमान में इसके 175 सदस्य राज्य और 8 राज्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत 18 जून 2008 को IOM सदस्य राज्य बन गया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जापान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप 2025 का आयोजन 9 से 11 मई 2025 तक जापान के इशिकावा जिले के कोमात्सु स्थित किबा झील में किया गया। यह जल क्रीड़ा की कयाकिंग केनोइंग श्रेणी में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के प्रिंस गोस्वामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने C1 श्रेणी की 1000 मीटर पुरुष स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया, तब विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1962 में सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए की गई थी। 2. इस कोष का संचालन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 3. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रपति इस कोष के कोषाध्यक्ष होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय रक्षा कोष, इसकी स्थापना वर्ष 1962 में सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए की गई थी, अतः कथन एक सही है। इस कोष का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, अतः कथन 2 सही है। अक्टूबर 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वित्त मंत्री इस कोष के कोषाध्यक्ष, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शिक्षा, जो पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य विषय था, को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। 2. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा, जो पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य विषय था, को 42वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1976 में संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, अतः कथन एक सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया, अतः कथन 2 सही है। इसने मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। फिलिप्स कर्व, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है, को सबसे अच्छा किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए. किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर और उसके जीडीपी के बीच संबंध, बी. बेरोजगारी और महंगाई के बीच प्रतिलोम संबंध, सी. सरकारी व्यय और राष्ट्रीय ऋण के बीच प्रत्यक्ष संबंध, डी. उपभोक्ता विश्वास और शेयर बाजार के प्रदर्शन के बीच सह संबंध। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।